गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है हमारे जो अभी 8th क्लास हमारी चली हुई है, ठीक है, 6th और जो 7th है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी की क्लासेस। तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी जब भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट वाइज और क्लासेस वाइज, ठीक है। 6th और 7th हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पहले जाके पीछे वाली क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि जो हर एक चैप्टर और हर एक क्लासेस है अपने आप से कब जो है कनेक्ट होता हुआ है, ठीक है। जब हम 6th क्लासेस पढ़ेंगे तभी जाके हमें जो 7th की क्लासेस और 8th वाली क्लासेस हैं वो हमें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री अपनी जो है शुरू करने वाले हैं 8वीं क्लास की, ठीक है। जो 8th क्लास हमारी है उसकी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्लास 6 और 7th के में पढ़ा था कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। ऐसे ही ये 8th क्लास हमारी शुरू होने वाली है। तो एक बार मैं बता दूं कि ये हमारी 8th क्लास की जल्दी ही ख़त्म हम कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, तो हमारी 8th क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अपने नोट्स के बिहाफ से, नोट्स के ज़रिए जो है अपनी क्लासेस लेंगे अच्छे से, ठीक है। रिवीजन जब हम करेंगे तो उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। हम 2-3 बार उसको रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, जब भी हम क्लास देखेंगे तो बहुत आराम से, स्पीड नहीं बढ़ानी है हमें क्लास की, ठीक है। आराम से हम क्लासेस देखेंगे। उसके बाद जब हमें रिवीजन करनी होगी तब हम 2x पे, 1.5x पे ऐसे हम स्पीड बढ़ा के उसकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार जो तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से जो है, सॉरी, एक मिनट, देखिए। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। तो जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि जो हिस्ट्री है अच्छी नहीं लगती, बहुत ही उबाऊ है, ठीक है, बोर कर देती है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? लेकिन एक बार जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना, अगर देखिए बीच बीच में से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन हम बेसिक से इसको कहानी के तौर पे पढ़ते रहेंगे तो ये हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। जैसे कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके अपने माइंड में एक इमेज बनाते चलिए कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। तो ऐसे ही अगर हम उसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे तो हमें बोर नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। मतलब जो भी बदलाव आते हैं उनके बारे में, जो जैसे पीछे वाली चीज़ें हैं, तो इतिहास तो वही होगी ना, जैसे हमारा पास्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो गई, कई सालों पहले की हो गई, कई लाख वर्षों पहले की हो गई, तो वो क्या हो गया, इतिहास हो गया है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे अब हम अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि बचपन में हमने ये चीज़ें की थी। उस टाइम पे तो हमारे टाइम पे ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, घरों में मतलब ज़्यादा सामान भी नहीं होता था, हर किसी के घर में टेलीविज़न, टीवी ये चीज़ें नहीं होती थी। तो वो क्या हो गया, हमारा इतिहास हो गया, अतीत हो गया, ठीक है।
जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले के टाइम पे हम छोटे बच्चे थे तो बाहर बहुत खेलते थे। आजकल तो बच्चे खेलते ही नहीं है, है ना? तो वो क्या हो गया, हमारा अतीत हो गया जब हम पहले और बाद की बातों का जब बातें करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे से के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को जो है सड़क किनारे चाय के घूँट भरते देखकर आप इस बात पर जो है हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। लेकिन हमें मतलब उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है कि कब ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय जो है लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी? ये मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ का वो होता है ना कि ये चीज़ कब आई हुई होगी, तो उसी के लिए जो है तारीखों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, एक बार ये इधर देख लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, दिखाते हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जो भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो यहाँ दिखाया गया है इधर ये चित्र में। ठीक है, ये ग्रंथ इनको दे रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करवाना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती आ रही हो, मतलब चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सुबह जो है चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि मतलब नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ सॉरी जो राष्ट्रीय आंदोलन है किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में जो है घटती हैं। ऐसे में हम जो है एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक जो लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? ये क्वेश्चन किया गया है कि फिर जो लोग हैं वो इतिहास को तारीखों के रूप में जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वह वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल जो है राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, जो है कौन से साल उसने कोई सी मतलब कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद
कब कौन सा शासक जो है गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे अब हमारा जन्म कब हुआ था, ये भी तो एक इतिहास है ना। अब जैसे आज तो नहीं हुआ ना, काफ़ी साल पुराना हो गया, तो क्या हो गया, इतिहास है कि हमारा इस तिथि को, इस महीने में और इस साल में हमारा जो है जन्म हुआ। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, मतलब रहने की जो जगह है, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस चीज़ के बारे में भी जो है इतिहासकार बता रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ से देख लेंगे, एक चित्र जो दिखाया गया है इसके बारे में बताया गया है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग जो है यही चाय पीते होंगे। जो लिप्टन, आजकल लिप्टन टी होती है, लिप्टन ग्रीन टी आती है। ठीक है, तो ये कब से चलन में है, 1922 से। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, ये देखिए इधर दिखाया गया है। ठीक है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार जो ऑर्थर है वो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन हो गया, देखिए कहीं से भी क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये दिया गया है तो ये क्वेश्चन उनकी मर्जी है, वो बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था, राजकुमार ऑर्थर जो घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑन कनाट की पदवी भी दी गई थी। किस चीज़ की पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है कि जो रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था उसको किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट की। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना उनका क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण जो तारीखें भी हैं वो भी बदल जाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक जो है गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और आखिरी वायसरॉय क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और आखिरी वायसराय जो लॉर्ड है वो कौन है, लॉर्ड माउंटेन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम जो है दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिक और डलहौजी, इनके बारे में भी देखेंगे। देखिए कौन से कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहासकार में गवर्नर जनरलों को और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का जो क्रम है ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। मतलब ये कौन किस टाइम पे आया, कैसे आया। ठीक है,
देखिए, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, देखिए, जब हम जो है इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय के कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। लेकिन अगर हम इस पूरी हिस्ट्री का ही एक चैप्टर बना दें, एक चैप्टर में ही अगर हमें ये एक बार में ही ये सारी चीज़ पढ़ जाएं तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो हर एक, जैसे एक राजा इस टाइम पे आया उसका एक चैप्टर बना दिया, दूसरा जो गवर्नर जनरल है वो इस टाइम पे आया उसका एक चैप्टर बना दिया, तो ऐसे ही उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि उसको समझा जा सके और याद रखा जा सके। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं, उस कहानी को पेश करने में देते हैं उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है जो इतिहास जो है गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती हैं। जो भारतीयों की गतिविधि है उसमें कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास जो है का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर हम अपने भारतीयों के बारे में उनके बारे में जानेंगे तो उनके लिए अलग तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, इस चित्र में दिखाया गया है वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों के उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। देखिए, ठीक है, चलिए हम जो अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ठीक है, देखते एक मिनट, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है वो किसने लिखी? जेम्स मिल ने। ठीक है, कितने खंडों में? 3 विशाल खंडों में। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में जो है बांटा गया। ये क्वेश्चन अभी भी आया हुआ था कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा? 3 खंडों में बांटा। और वो कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कई बार ऐसे ऑप्शन दे सकता है आपको घुमाने के लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किन खंडों में बांटा? तो जो हिंदू, मुस्लिम और तीसरा कौन सा था? ब्रिटिश। ठीक है, इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बताइए। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की जो खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी खासियत और केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व है। इसलिए हम उसको कालखंडों में बांटते हैं ताकि हम लोगों के विचारों के बारे में जान सके कि उस टाइम पे ये विचार थे लोगों के और इस टाइम पे ये विचार थे। ठीक है, देखिए, यहाँ से देखिए,
मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इसलिए जो इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ठीक है, जो हिंदू मुसलमान तानाशाह था उन्हीं का राज यहाँ पे चलता था अंग्रेजों के आने से पहले। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और जो अंधविश्वास है उनका बोलबाला था। मतलब लोग धर्म के तौर पे लड़ते रहते थे, जातिगत बंधन थे जाति के तौर पे, और बहुत सारे लोग अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। देखिए एक बार ये देख लेते हैं गतिविधि। ये कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से देखते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मतलब मिल ये समझता था कि लोग अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, तो वो कि उन जो भारत का जितना भी भूभाग है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, उन पर कब्जा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। बताइए, ये मिल का मानना था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ठीक है, जो इधर इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन क्या है, प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। ये मतलब वो बता रहे हैं अपने बारे में कि अंग्रेजी शासन से पहले क्या था, हर सारी तरफ क्या था, अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे इधर ही तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञाता हुए हैं। ठीक है, जिनके पास इतना सारा ज्ञान था, जिन्होंने वेद, पुराण, महापुराण, ये सारी गीता, भगवत गीता जो हमारी है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका जो मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। तो किस में बांट कर देखते हैं? प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। किसकी? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता। ठीक है, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचार ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास जो है समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। मतलब लोग अपने आप को समानता नहीं दे पा रहे थे, स्वतंत्र नहीं कर रहे थे, और मुक्ति भी नहीं थी उनकी। वो जैसे एक बंधुआ मजदूर के तौर पे लोग एक दूसरे से जो है जकड़े हुए थे। अंग्रेजों ने उनको बंधुआ मजदूर बना रखा था। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ठीक है, उस टाइम पे ना तो विकास हो रहा था, क्योंकि जितने भी अंग्रेज लोग थे वो सारा लूट के तो क्या कर रहे थे, अपने देशों में लेके जा रहे थे ना, और ना ही कोई प्रगति हो रही थी।
क्योंकि जो हमारे इंडिया के लोग थे उनको तो उन्होंने ना तो उनको पढ़ा रहे थे, ठीक है, और ना कोई और उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, तो कोई भी प्रगति उस टाइम पे नहीं हो रही थी। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, ठीक है। चलिए, औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। मतलब इस चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। तो औपनिवेशीकरण क्या होता है, जब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। मतलब एक देश दूसरे देश से दब के उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर चीज़ में जब बदलाव आता है, उसको, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग में अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हमारे मतलब कई। चलिए देखिए, किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। एक बार ये देख लेंगे। इधर गृह विभाग की जो भेजी गई एक रिपोर्ट है, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसमें विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी, उनके कुछ नमूने यहाँ पे दिखाए गए। बम्बई में दिखाया गया। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही जो नौसैनिक है जहाज़ अभी भी बंदरगाह के बाहर है। मतलब ये रिपोर्ट आई हुई थी हर जगह से, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, जो प्रशासन है वो अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना बहुत जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का जो है अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। आज के टाइम पे भी जरूरी हो गया है, ठीक है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। मतलब एक रूम होता था जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव को और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, जहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे। अभिलेखागार पढ़ा था ना हमने ऊपर भी, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।
या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जो इनकी नकलें बनाई गई थी। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, 1920 के दशक में बनाया गया था ये। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इसे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में कई संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ठीक है, देखिए यहाँ से उन्हें सॉरी उन्हें क्या है, खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। देखिए क्या लिखा गया है, उन्हें जो खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं उनको क्या कहा गया, खुशनवीसी या सुलेख नवीसी। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई कई जो है प्रतियां बनाई जाने लगी। यहाँ से देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों में जो है धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जो है जरूरी था कि उसकी धरती की सतह कितनी है, मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था कि कितने वहाँ पे जीव जंतु अच्छे हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं या नहीं हैं। ठीक है, 19वीं सदी में एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ये देखिए ये शरीफे का पौधा है, 1770 का दशक। शरीफे का पौधा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनके संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार जो है इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो अधिकृत रिकॉर्ड्स है उससे क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। देखिए यहाँ से ये चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। जो है सरकारी रिकॉर्ड है, इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों में
उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई मतलब उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के समसरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक और पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जो नेता और सुधारक थे उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, और जो कवि लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब हैं, किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। ये तो उन लोगों ने लिखा ना जिनके पास ज्ञान था, जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे उनका क्या, उनके अनुभवों का क्या, वो किस चीज़ से गुजर रहे थे, उसकी चीज़ों के बारे में इनमें नहीं लिखा गया है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा जो 8वीं क्लास का पहला चैप्टर था, हमारा पहला अध्याय, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, ये हमारा आज कंप्लीट होता है, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर 8वीं क्लास का। तो एक बार ये देख लेते हम, ऊपर ये रह गया था ना हमारा। चलिए, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश की विभिन्न विभागों में यह चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक भी नहीं खा सकते हैं। मतलब इतना गंदा खाना आता है, ये इधर दिखाया गया है विद्रोह। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम शायद अपनी जो पॉलिटी है वो भी हम शुरू कर देंगे, पॉलिटी का पहला चैप्टर। ठीक है, 8वीं क्लास की पॉलिटी। तो बहुत जल्द ही हम अपनी जो है क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जो है क्लास कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।